गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, वेलकम टू दी ऑनलाइन क्लासेस प्रोवाइडेड बाय एमडीएन स्कूल क्लायत। देखिए बच्चों, जैसा कि आपको पता ही है, हमने पहले जो 3 चैप्टर हैं वो पूरे कर लिए हैं, ठीक है। और उसके बाद अब हमारा नेक्स्ट चैप्टर मैं शुरू करवाने जा रही हूँ आपको। 4th चैप्टर है जो संघीय कार्यपालिका, जिसके अंदर मंत्री परिषद और प्रधानमंत्री के बारे में हम करेंगे। उससे पहले मैंने आपको संघीय कार्यपालिका में राष्ट्रपति के बारे में करवाया था, जो 3rd चैप्टर था, ठीक है। तो उसके बाद हमारा जो लेसन 4th है वो है संघीय कार्यपालिका। देखिए बच्चों, आपको पता है कि संविधान के अनुसार भारत में संसदीय शासन प्रणाली की व्यवस्था की गई है। भी इसमें क्या किया गया है, राष्ट्रपति को संवैधानिक मुखिया माना गया है। लेकिन वास्तविक कार्यपालिका, जब हमने मुख्य कार्यपालिका वाला चैप्टर भी किया था, उसमें भी आपको बताया था कि भारत में क्या है, नाम मात्र और वास्तविक जो कार्यपालिका है वो कार्य करती है। क्योंकि इसमें क्या है कि जो राष्ट्रपति है उसे नाम मात्र का मुखिया बनाया गया और प्रधानमंत्री क्या करता है, उसकी सारी शक्तियों का प्रयोग करता है। तो आज हम यहाँ पर प्रधानमंत्री यानी कि वास्तविक कार्यपालिका के बारे में ही बात करेंगे। तो वास्तविक रूप से क्या है, जो देश का शासन है वो किसके द्वारा चलाया जाता है, प्रधानमंत्री और उसकी मंत्रिपरिषद के द्वारा। तो जो संविधान का आर्टिकल 74 है, 74 जो अनुच्छेद है, 74वें अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है किसकी, प्रधानमंत्री के पद की और मंत्रिपरिषद की। उसमें क्या कहा गया है 74वें आर्टिकल में कि राष्ट्रपति की सहायता व उसे सलाह देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण होगा, जिसका मुखिया कौन रहेगा, मुख्य ये जो प्रधानमंत्री है ये रहेगा। कि राष्ट्रपति और उसके कार्यों के संपादन में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद होगा, जिसका मुखिया कौन रहेगा, प्रधानमंत्री रहेगा, और राष्ट्रपति उसके अनुसार ही कार्य करेगा, ठीक है। तो इस तरह से कौन से आर्टिकल में बताया गया प्रधानमंत्री के बारे में, 74वें आर्टिकल में संविधान के। उसके बाद जो इंग्लैंड की भांति भारत में भी क्या है, मंत्रिपरिषद वास्तविक कार्यपालिका, मैंने आपको बता ही दिया भी। जो वास्तविक कार्यपालिका यानी कि सारे काम किसके थ्रू चलते हैं, प्रधानमंत्री और मंत्रिपरिषद के। राष्ट्रपति को क्या रखा गया है, केवल नाम मात्र का कार्यपालक बनाया गया है। इस प्रकार जहां राष्ट्रपति को देश का औपचारिक और संवैधानिक शासक समझा जाता है, वहीं प्रधानमंत्री को देश का वास्तविक शासक समझा जाता है। जो ये हमारा चैप्टर है, इसमें हम क्या करेंगे, संघीय मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में मेनली क्या पढ़ेंगे, मंत्रिपरिषद और प्रधानमंत्री के बारे में। तो सबसे पहले हम क्या पढ़ते हैं, मंत्रिपरिषद की रचना या इसका गठन कैसे किया जाता है। संविधान के अनुच्छेद 74, वही बात दोबारा जो मैंने पहले आपको बताई कि इस अनुच्छेद में व्यवस्था की गई है राष्ट्रपति के लिए कि उसके कार्यों में सहायता और परामर्श देने के लिए एक मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाएगा, जिसका मुखिया प्रधानमंत्री होगा। तो मंत्रिपरिषद के बारे में कहाँ कहा गया है, संविधान के 74 के आर्टिकल के पहले पार्ट में, ठीक है। और 75वां जो इसका अनुच्छेद है, उसमें क्या कहा गया है कि प्रधानमंत्री की नियुक्ति की जाएगी किसके द्वारा, राष्ट्रपति के द्वारा। और दूसरे मंत्रियों की नियुक्ति कौन करेगा, जो प्रधानमंत्री है उसकी सलाह से राष्ट्रपति करेगा। लेकिन इसमें क्या है, प्रधानमंत्री की सलाह लेना क्या है, जरूरी पड़ जाता है। तो सबसे पहले इसमें आता है प्रधानमंत्री की नियुक्ति। भी संविधान के अनुच्छेद 75 के अनुसार जो प्रधानमंत्री की नियुक्ति है वो किसके द्वारा की जाती है, राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। फिर उसके बाद आता है अन्य मंत्रियों की नियुक्ति। भी राष्ट्रपति क्या करता है, फिर प्रधानमंत्री की सलाह से अन्य मंत्रियों की नियुक्ति करता है। तो इस तरह से मंत्रिपरिषद का निर्माण में पहला चरण प्रधानमंत्री की नियुक्ति, उसके बाद अन्य मंत्रियों की नियुक्ति की जाती है। तो जो मंत्रिपरिषद है उसमें विभिन्न स्तर के मंत्री होते हैं। कुल मिलाकर हम बात कर सकते हैं भी 3 स्तर के मंत्री बनाए जाते हैं जब कैबिनेट का निर्माण किया जाता है। यानी कि सबसे पहले कैबिनेट स्तर के मंत्री, जिसमें 20 से 30 मंत्री होते हैं। उसके बाद राज्य स्तरीय मंत्री होते हैं, इसमें भी संख्या 22 या 23 होते हैं। उसके बाद होते हैं तीसरे स्तर के मंत्री। इस तरह से क्या है, मंत्रिपरिषद का निर्माण किया जाता है। उसके बाद आता है भी मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल में अंतर क्या है, कि जो साधारणतः मंत्रिपरिषद और मंत्रिमंडल का प्रयोग हम एक ही अर्थ में लेते हैं, लेकिन अगर व्यवहार में देखा जाए तो दोनों में अंतर है। क्योंकि जो मंत्रिमंडल है उसमें क्या होता है, केवल प्रथम स्तर के जो मंत्री होते हैं यानी कि जो कैबिनेट मंत्री होते हैं वो ही शामिल होते हैं इसकी बैठकों में। लेकिन जो मंत्रिपरिषद है ये क्या है, एक बड़ी संस्था है, इसमें तीनों सत्रों के मंत्री क्या होते हैं, शामिल होते हैं। जो मंत्रिपरिषद है उसमें सभी छोटे बड़े मंत्री शामिल हैं, जबकि मंत्रिमंडल में केवल प्रथम स्तर के मंत्री शामिल हैं। मंत्रिपरिषद की जो बैठकें हैं वो बहुत कम होती हैं, ठीक है। लेकिन जो मंत्रिमंडल है उसकी बैठकें सप्ताह में एक बार
जरूर होती है। मंत्रिमंडल मंत्री परिषद से अधिक महत्वपूर्ण है क्योंकि सभी महत्वपूर्ण नीतियों का निर्माण किसके द्वारा होता है? मंत्रिमंडल द्वारा, क्योंकि इसमें तीनों स्तरों के जो मंत्री हैं वो शामिल होते हैं और देश के शासन को चलाने के लिए विभिन्न नीतियों का निर्माण कर सकते हैं। इस प्रकार से क्या है, मंत्री परिषद और मंत्रिमंडल में व्यवहारिक रूप से थोड़ा सा अंतर है। उसके बाद क्या आता है, मंत्री परिषद में एक और पद की रचना की गई है, उप प्रधानमंत्री। लेकिन संविधान में कोई व्यवस्था नहीं की गई है किसकी? उप प्रधानमंत्री की। ठीक है, तो भारतीय संविधान में उप प्रधानमंत्री के पद की कोई व्यवस्था नहीं है। स्वतंत्रता प्राप्ति के बाद प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू ने क्या किया था? सरदार वल्लभ भाई पटेल को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया था। इसी प्रकार से 1967 के चुनाव में श्रीमती इंदिरा गांधी ने जब मंत्रिमंडल का निर्माण किया तो मोरारजी देसाई को उप प्रधानमंत्री नियुक्त किया गया। कहने का अर्थ क्या है कि प्रधानमंत्री के ऊपर डिपेंड करता है कि वो उप प्रधानमंत्री को नियुक्त करे। इस तरह से तो जब मनमोहन सिंह की सरकार आती है उन्होंने नहीं किया, मतलब कि किसी भी उप प्रधानमंत्री को नियुक्त। ठीक उसी प्रकार से नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में बने 2014 वाले चुनाव में जो 16वीं लोकसभा थी उसमें भी किसी भी उप प्रधानमंत्री का चुनाव नहीं किया गया। तो संविधान अथवा किसी संसदीय कानून के द्वारा उप प्रधानमंत्री को कोई विशेष अधिकार दिए भी नहीं गए, क्योंकि जब उसका पद संविधान के अकॉर्डिंग माना ही नहीं गया है। तो जो कार्यकाल होता है इसका उप प्रधानमंत्री का, कई बार क्वेश्चन आ जाता है, तो ये रहता है 5 वर्ष तक मेनली तो। लेकिन ये अपने पद पर रहता है राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत भी। जब तक राष्ट्रपति तो क्या चाहेगा, मतलब कि जब तक प्रधानमंत्री राष्ट्रपति की सलाह, राष्ट्रपति प्रधानमंत्री की सलाह से ही करेगा कोई भी कार्य करेगा, तो जब तक राष्ट्रपति की कृपा इस पर रहेगी तब तक ये अपने पद पर रहेगा। तो उसके बाद आता है शपथ भी। अनुच्छेद 75 के अंतर्गत प्रत्येक मंत्री को भी, जितने भी मंत्री परिषद के मंत्री है ना, उसमें प्रधानमंत्री आ गए, अन्य मंत्री आ गए या उप प्रधानमंत्री आ गए, इनको 2 तरह की शपथें लेनी पड़ती है। एक तो पद की शपथ इनको दिलवाई जाती है और दूसरी होती है गोपनीयता की शपथ भी। ये जो भी नीतियां बनाएंगे, जो भी कार्य करेंगे, जो भी विचार विमर्श होगा उसे क्या रखेंगे? गुप्त रखेंगे। इस तरह से ये क्या करते हैं? 2 प्रकार की शपथ लेते हैं। उसके बाद आता है इनका वेतन और भत्ते भी। इनको क्या मिलते हैं? जो वेतन और भत्ते हैं वो संसद सदस्यों के वेतन भत्ते तथा पेंशन इनको दी जाती है। वर्तमान में संसद सदस्यों का वेतन कितना है? 1 लाख रुपए मासिक वेतन और 70,000 रुपये मासिक इनको भत्ता मिलता है। इसके अतिरिक्त इन्हें निजी कार्यालय के खर्च, चिकित्सा सुविधा और एक मोबाइल 3 लैंडलाइन नंबर फ्री होते हैं जो इनके, और 1,60,000 मुफ्त कॉलों के साथ 20,000 अतिरिक्त मुफ्त कॉलें, मतलब कि फ़ोन की सुविधा इनको मिलती है। ठीक है, इस तरह से इन्हें बहुत सारी क्या मिलती है? और भी सुविधाएं मिलती है। और जब कोई अधिवेशन चल रहा हो, कोई सत्र चल रहा हो, तो इन्हें 2,000 रुपये प्रतिदिन के हिसाब से भत्ता भी मिलता है। इस तरह से मंत्री परिषद के वेतन तथा भत्ते होते हैं सभी किसके? मंत्रियों के। ठीक है, उसके बाद इसमें हमारा टॉपिक आता है भी जो मंत्रिमंडल है भारत का, भारत के मंत्रिमंडल प्रणाली की मुख्य विशेषताएं कैसी है। अभी सबसे पहले तो इसमें हमने बात क्या की कि राष्ट्रपति नाम मात्र का अध्यक्ष है, वो भी मंत्रिमंडल का सदस्य है, लेकिन काम कौन करता है? सारे प्रधानमंत्री और मंत्री परिषद। उसके बाद मंत्रिमंडल और संसद में घनिष्ठता, कि जो मंत्रिमंडल बना है वो संसद के ही सदस्यों में से तो बना है, कि वो सारे जो बहुमत प्राप्त सरकार है उसके ही कौन होते हैं? वो नेता होते हैं। तो मंत्रिमंडल और संसद में क्या होती है? घनिष्ठता पाई जाती है, इनके संबंध अच्छे पाए जाते हैं। उसके बाद राजनीतिक एकता, कि इस प्रणाली की एक और विशेषता है कि मंत्रियों में राजनीतिक एकता होती है, क्योंकि जो सारे मंत्री होते हैं मंत्रिमंडल के, अब जैसे बीजेपी सरकार है, ठीक है, तो वो जितने भी मंत्रिमंडल में मंत्री होंगे वो कौन होंगे? बीजेपी के ही होंगे। तो उनके अंदर कहीं ना कहीं राजनीतिक एकता पाई जाती है, क्योंकि वो एक दल से संबंधित होते हैं। उसके बाद प्रधानमंत्री का नेतृत्व, कि मंत्रिमंडल प्रधानमंत्री के नेतृत्व में कार्य करता है। प्रधानमंत्री के बिना इस मंत्रिमंडल का कोई अस्तित्व नहीं है, क्योंकि ये उसका क्या है? मुखिया है। मंत्रियों की नियुक्ति, उनके विभागों का बंटवारा, आगे परिवर्तन, प्रधानमंत्री की छवि, जो भी करना है कौन करेगा? जो हमारे देश का प्रधानमंत्री है वही करेगा। तो जब वह चाहे किसी मंत्री को हटा सकता है, जब किसी के मंत्री का जो मतलब कि पद है उसे छीन सकता है, या उसके जो ट्रांसफर कर सकता है उसका, या अन्य विभाग उसे दे सकता है। तो उसके बिना मंत्रिमंडल का कोई अस्तित्व नहीं है। और उसका त्याग पत्र, अगर प्रधानमंत्री ने त्याग पत्र दे दिया तो समझो समस्त जो मंत्रिमंडल है उसका वो त्याग पत्र माना जाता है, क्योंकि प्रधानमंत्री ही मंत्रिमंडल की बैठकें बुलाता है, अध्यक्षता करता है, और अधिकतर निर्णय क्या है? जो राष्ट्रपति है वो उसकी सलाह के अनुसार ही लेता है, क्योंकि राष्ट्रपति क्या है? नाम मात्र की कार्यपालिका है। ठीक है, इसके बाद
गोपनीयता भी, जो मंत्रिमंडल है ना उसकी जो भी बातें होती है, जो भी वो मतलब कि करते हैं, वो क्या है, जो भी कार्रवाई करते हैं उन्हें सार्वजनिक रूप से प्रकाशित नहीं कर वो सकते। यदि कोई इसकी कार्रवाई या वाद विवाद के बारे में भी कोई संसद का सदस्य या मंत्री परिषद का कोई मंत्री ऐसी कार्रवाइयों को मतलब कि प्रकाशित कर देता है तो उसके खिलाफ क्या है, सख्त एक्शन लिया जाता है। तो जो गोपनीयता है वो भी इसका एक क्या है, विशेषता है कि सारी बातें गोपनीयता यानी कि गुप्त रखी जाती है। उसके बाद उत्तरदायित्व कि मंत्रिमंडल की सबसे प्रमुख विशेषता है कि वह अपने कार्यों के लिए संसद के प्रति सामूहिक रूप से, जितने भी सारे मंत्रिमंडल है ना उनको ये होता है कि हमें मिलजुल कर काम करना है ताकि देश का विकास हो, तो उत्तरदायित्व की उनके अंदर भावना होती है। मंत्रिमंडल का राष्ट्रपति से लोकसभा भंग करवाने का अधिकार, अगर मंत्रिमंडल चाहे तो उसके पास ये अधिकार है कि वो लोकसभा को भंग कर सकता है। तो ये सबसे जो मतलब कि बड़ी विशेषता है इसकी यही है कि मंत्रिमंडल के पास राष्ट्रपति से कहकर भी, अगर मंत्रिमंडल कहेगा ठीक है वो त्याग पत्र देने को तैयार है, तो क्या होगा, पूरी लोकसभा ही भंग हो जाएगी। तो ये अधिकार उसको और भी ज़्यादा महत्वपूर्ण बना देता है। इसमें एक उदाहरण के द्वारा बताते हैं आपको कि जैसे कि 4 दिसंबर 1997 को जब 11वीं लोकसभा को भंग किया गया था, अटल बिहारी वाजपेयी उस समय प्रधानमंत्री थे, उन्होंने स्वयं क्या किया था, राष्ट्रपति को कहकर लोकसभा को भंग करवाया था और उसे गठित हुए 2 वर्ष भी पूरे नहीं होते उसके बाद दोबारा से फिर इलेक्शन होता है। इसी तरह 1998 में बनी 12वीं लोकसभा को भी क्या किया था, मंत्रिमंडल के परमानुसार परामर्श के द्वारा पहले ही भंग कर दिया गया था। इसी तरह से 13वीं लोकसभा जो अक्टूबर 1999 में गठित हुई उसे भी 6 जनवरी 2004 को ही वाजपेयी मंत्रिमंडल के परामर्श से, वही अटल बिहारी वाजपेयी के परामर्श से क्या किया गया था, भंग कर दिया गया था। तो इस तरह से क्या है, ये हमारे भारत के मंत्रिमंडल प्रणाली की मुख्य विशेषता है कि कुछ उसको जो अधिकार दिए गए, कुछ जो उसकी विशेषता है वो इसे क्या बनाती है, अपने आप में अलग बनाते हैं। थैंक यू स्टूडेंट्स।